आज हमारे सामने ना गणित की शिक्षा से जुड़ा कुछ बहुत ही दिलचस्प मटेरियल है। हाँ, और सच कहूं तो इसे देखकर सबसे पहले मेरे दिमाग में तो स्कूल की यादें ताज़ा हो गईं। वो मुश्किल सवाल, वो फॉर्मूले। बिल्कुल। अक्सर हम गणित को बस नंबर्स और इक्वेशंस का एक सब्जेक्ट मानकर या तो डर जाते हैं हुँ, या फिर बोर हो जाते हैं। सही बात है। ज़्यादातर लोगों के लिए गणित का मतलब है सही जवाब निकालना। हुँ, लेकिन क्या ये सिर्फ उतना ही है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। हमारे पास जो सोर्सेज़ हैं, वो इस सब्जेक्ट की बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाते हैं। ये उसके स्वभाव, उसके पीछे के ब्रिलियंट माइंड्स और यहाँ तक कि उसे पढ़ाने के तरीकों पर भी बात करते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विषय की परतों को खोला जाए और समझा जाए कि ये स्कूल की किताबों के बाहर असल में है क्या। और ये जानना बहुत ही मज़ेदार होगा कि गणित को लेकर दुनिया के कुछ सबसे बड़े दिमागों की सोच कितनी अलग और मतलब कितनी गहरी थी। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गणित है क्या? सोर्सेज में कुछ कमाल की और बहुत अलग-अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जी। जैसे गलीलियो कहते हैं कि गणित वो भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। ये सुनने में कितना बड़ा आइडिया लगता है। बहुत बड़ा। ये गणित को सिर्फ हिसाब किताब से उठाकर ब्रह्मांड की भाषा का दर्जा देता है। इसका मतलब है कि प्रकृति के नियम, ग्रहों की चाल, इन सब के पीछे एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है। मतलब हम बस उसे खोज रहे हैं, बना नहीं रहे। बिल्कुल। हम बस उसे खोजकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। गणित को इंसानी आविष्कार नहीं बल्कि यूनिवर्स का आप कह सकती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है। वाओ, द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन फिर दूसरी तरफ दार्शनिक जॉन लॉक का नजरिया है जो बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ है। हाँ, उनका नजरिया काफी प्रैक्टिकल है। उनके हिसाब से गणित वो मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। हम्म। मतलब ये ब्रह्मांड का कोई रहस्य नहीं है। बल्कि दिमाग के लिए एक तरह का व्यायाम है, एक टूल है। हाँ, एक मेंटल जिम है, हम्म। सोचने का एक तरीका सिखाने वाला साधन। एग्जैक्टली। लॉक के लिए गणित का मकसद ब्रह्मांड को समझना नहीं बल्कि इंसान के दिमाग को ट्रेन करना है। लॉजिक, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्किल्स गणित के अभ्यास से आती हैं। तो एक तरफ यूनिवर्स का ब्लूप्रिंट और दूसरी तरफ दिमागी कसरत। जी। और फिर एक तीसरी परिभाषा आती है बर्ट्रैंड रसल की, हम्म। जिसने मुझे सच में चौंका दिया। हाँ, वो वाली। वो कहते हैं कि गणित को एक ऐसे विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें हम ये भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। नहीं ये कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। एग्जैक्टली। अब इसका क्या मतलब निकालें? मतलब ये तो मजाक से सा लगता है। लगता है, लेकिन ये है नहीं। ये असल में गणित के सबसे गहरे सच, उसके एब्स्ट्रैक्ट होने की ओर इशारा करता है। अच्छा, इसे थोड़ा और आसान करके समझाएंगी? जरूर। जैसे जब हम कहते हैं कि 2 + 2 = 4 होते हैं, तो ये एक तार्किक सच है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सच तब भी है जब हम 2 सेब और 2 सेब की बात कर रहे हों, और तब भी सच है जब हम 2 गैलेक्सी और 2 गैलेक्सी की बात कर रहे हों। ठीक है। रसल यही कह रहे हैं कि 2 और 4 का असल दुनिया में क्या मतलब है, इससे गणित को फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस लॉजिकल रूल्स का एक सिस्टम है, एक खेल की तरह जिसके अपने नियम हैं। अच्छा, तो ये परिभाषाएं दिखाती हैं कि गणित एक ही समय में ब्रह्मांड का रहस्य भी है, दिमागी अनुशासन भी और एक एब्स्ट्रैक्ट खेल भी। और शायद ये तीनों ही बातें सच हैं। ये तो हुई सोच और फिलॉसफी की बात। लेकिन इस सोच को आगे बढ़ाने वाले लोग कौन थे? हमारे सोर्सेज में भारतीय गणितज्ञों का जिक्र बहुत प्रमुखता से है और उनकी कहानियां तो कमाल की हैं। चलिए आर्यभट्ट से शुरू करते हैं। आर्यभट्ट 5वीं सदी के एक जीनियस। उन्होंने अपनी किताब आर्यभटिया में जो बातें लिखी वो अपने समय से सदियों आगे थीं। जैसे कि जैसे पाई की वैल्यू उन्होंने 3.1416 बताई थी। उस जमाने के हिसाब से ये अनबिलीवेबल रूप से एक्यूरेट थी। और सिर्फ पाई ही नहीं, सोर्सेज में लिखा है कि उन्होंने संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों का भी इस्तेमाल किया था, है ना? हाँ, उन्होंने संख्याओं को लिखने के लिए एक पूरी वर्णमाला प्रणाली विकसित की थी। ये तो एक तरह की कोडिंग लैंग्वेज जैसा लगता है। आप इसे बिल्कुल कोडिंग लैंग्वेज कह सकते हैं। ये एक बहुत ही एफिशिएंट तरीका था बड़े बड़े संख्याओं को कम जगह में लिखने का। इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी की परिधि का जो अनुमान लगाया था वो आज की मॉडर्न कैलकुलेशंस के बहुत नजदीक है। आप विश्वसनीय। इसके बाद जिक्र आता है भास्कराचार्य का, जिन्हें भास्कर द्वितीय भी कहा जाता है। जी। उनकी किताब लीलावती के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, कहते हैं कि उन्होंने ये किताब अपनी बेटी लीलावती के लिए लिखी थी। एक ज्योतिषीय भविष्यवाणी के कारण उनकी बेटी की शादी नहीं हो पाई थी, तो उसका मन बहलाने और उसे शिक्षित करने के लिए उन्होंने गणित की पहेलियों को एक किताब की शक्ल दी।
और उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या माना जाता है? सोर्सेज में डिवीजन बाय जीरो का जिक्र है। हाँ, ये उनका सबसे क्रांतिकारी आइडिया था। उनसे पहले लोग ये नहीं समझ पाते थे कि जब किसी संख्या को शून्य से विभाजित करते हैं तो क्या होता है। क्या होता है? भास्कराचार्य ने पहली बार साफ-साफ बताया कि इसका नतीजा अनंत यानी इन्फिनिटी होता है। ये कंसेप्ट आज कैलकुलस और मॉडर्न फिजिक्स की रीढ़ है। उस एक आइडिया ने गणित की दुनिया के लिए नए दरवाजे खोल दिए। और फिर आते हैं श्रीनिवास रामानुजन। उफ, उनकी कहानी तो किसी फिल्म से कम नहीं है। कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं, कोई डिग्री नहीं, और वो 20वीं सदी के सबसे महान गणितज्ञों में से एक बन गए। रामानुजन की कहानी सच में असाधारण है। वो तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे में क्लर्क थे और अपने खाली समय में गणित के मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स हल करते थे। और वो कहते थे कि उन्हें ये सब सपने में आता है। हाँ, वो कहते थे कि उनके कुल की देवी उन्हें सपनों में ये सूत्र बताती हैं। उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को नोटबुक्स में लिखना शुरू किया, पर उनके पास प्रमेयों यानी थ्योरम्स को साबित करने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं था। और फिर उन्होंने अपने ये सूत्र कैम्ब्रिज के मशहूर प्रोफेसर G.H. हार्डी को भेजे। ये वाला हिस्सा तो बहुत ड्रामेटिक है। बहुत ज्यादा। हार्डी को दुनिया भर से ऐसे खत आते थे, तो पहले उन्होंने रामानुजन के खत को भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा होगा कोई ऐसे ही है। हाँ, लेकिन फिर उसी रात उन्होंने अपने दोस्त और साथी गणितज्ञ लिटिलवुड के साथ उन पन्नों को दोबारा देखा। वो देखते गए और हैरान होते गए। उन्हें समझ आ गया कि ये किसी नौसिखिए का काम नहीं है, ये एक जीनियस का काम है। और हार्डी ने ही उन्हें फिर कैम्ब्रिज बुलाया था, है ना? जी, और हार्डी ने बाद में लिखा, जो हमारे सोर्सेज में भी कोट किया गया है, मैंने उनके जैसा कोई नहीं देखा। उनके काम पर एक नजर डालना ही ये बताने के लिए काफी है कि वे उच्चतम श्रेणी के गणितज्ञ थे। वाह! तो ये कहानियां सुनकर तो गणित जैसा विषय भी एकदम जिंदा और मानविक लगता है। ये सिर्फ फॉर्मूले नहीं हैं, इनके पीछे इंसानी कहानियां हैं, संघर्ष है और जुनून है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक पूरी सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत है। तो ठीक है, हमारे पास ये ब्रिलियंट माइंड्स हैं, ये गहरे आइडियाज हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह के कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को क्लासरूम में पढ़ाया कैसे जाए ताकि बच्चों में डर की जगह जुनून पैदा हो। ये सबसे जरूरी सवाल है। मुझे तो अपने स्कूल के दिन याद आ गए। हमारे टीचर तो बस बोर्ड पर फॉर्मूला लिखते थे और कहते थे रट लो और सवाल हल करो। ये अनुभव हम में से ज्यादातर लोगों का है और इसी से मैथ फोबिया यानी गणित का डर पैदा होता है। हमारे सोर्सेज में पढ़ाने के दो मुख्य तरीकों का जिक्र है, आगमन विधि और निगमन विधि। अच्छा, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ये सुनने में भारी शब्द लग रहे हैं, पर शायद हम सब ने इन्हें एक्सपीरियंस किया होगा। ये आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड एक तरह से जासूसी करने जैसा है। इसमें टीचर आपको सीधे जवाब या फॉर्मूला नहीं बताता। तो फिर क्या करता है? वो आपको सुराग देता है और आपको खुद नतीजे तक पहुंचना होता है। जैसे टीचर क्लास में एक त्रिभुज बनाता है और बच्चों से उसके तीनों कोणों को मापने और जोड़ने के लिए कहता है। मान लीजिए जवाब 180 डिग्री आया। ठीक है। फिर वो एक और अलग तरह का त्रिभुज बनाता है और फिर से वही करने को कहता है। जवाब फिर 180 के आसपास आता है। ऐसे 4-5 उदाहरणों के बाद बच्चे खुद ये पैटर्न देखने लगते हैं। और फिर वो खुद इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अरे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। बिल्कुल, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर जाने जैसा है। सुनने में तो ये तरीका बहुत अच्छा लगता है। इसमें तो बच्चे एक्टिव पार्टिसिपेंट हुए, सिर्फ पैसिव लिसनर नहीं। जी, ये खोज क्यूरियोसिटी और क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। बच्चा खुद को एक खोजकर्ता की तरह महसूस करता है। लेकिन एक मिनट, क्या ये असल क्लासरूम में प्रैक्टिकल है, जहां 50 बच्चे हैं और सिलेबस खत्म करने का दबाव है? अगर एक-एक कॉन्सेप्ट को ऐसे डिस्कवर करवाने बैठ गए तो कोर्स कभी पूरा ही नहीं होगा। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तरीका बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और यहीं पर दूसरे तरीके यानी निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड की जरूरत पड़ती है। जो इसका ठीक उल्टा होगा? हाँ बिल्कुल, ये वो तरीका है जो हम सबने ज्यादातर देखा है। इसमें टीचर क्लास में आते ही बोर्ड पर नियम या फॉर्मूला लिख देता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और फिर वो उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके 2-3 सवाल हल करके दिखाता है और फिर बच्चों को 20 सवाल प्रैक्टिस के लिए दे देता है। ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है। तो ये फास्ट है, एफिशिएंट है और ज्यादा सिलेबस कवर करने के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें रटने की गुंजाइश ज्यादा है और क्यों का जवाब नहीं मिलता। एकदम सही।
तो सवाल ये नहीं है कि कौन सा तरीका बेहतर है, सवाल ये है कि संतुलन कैसे बनाया जाए। मतलब दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, एक अच्छा टीचर इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करता है। शायद वो आगमन विधि से बच्चों को कॉन्सेप्ट डिस्कवर करने में मदद करे और फिर निगमन विधि का इस्तेमाल करके उस कॉन्सेप्ट की भरपूर प्रैक्टिस करवाए। ताकि समझ और स्पीड दोनों हासिल हो सके। बिल्कुल। तो इन सभी सोर्सेस से गुजरने के बाद हमारे लिए टेक अवे क्या है? जो बात मुझे सबसे ज्यादा समझ आई वो ये है कि गणित सिर्फ सही जवाब खोजने का नाम नहीं है। नहीं है। ये एक भाषा है जिससे हम ब्रह्मांड को पढ़ते हैं। ये सोचने का एक टूल है जो हमारे दिमाग को लॉजिकल बनाता है और इसकी एक इनक्रेडिबल इंसानी कहानी है। और ये भी कि इसे पढ़ाने का तरीका इसके भविष्य को तय करता है। अगर इसे सिर्फ नियमों के एक सेट की तरह पढ़ाया जाएगा तो ये हमेशा डराएगा, लेकिन अगर इसे एक खोज की यात्रा की तरह पढ़ाया जाए तो ये क्यूरियोसिटी को जन्म दे सकता है। सही बात है। गणित की शिक्षा का असल मकसद ह्यूमन कैलकुलेटर्स बनाना नहीं, बल्कि ऐसे लोग तैयार करना है जो एनालिटिकली और लॉजिकली सोच सकें। सोर्सेस को खंगालने के बाद एक आखिरी विचार मेरे मन में अटक गया। बताइए। इनमें गणित की पहेलियों, जादुई वर्गों यानी मैजिक स्क्वेयर्स और दूसरी मजेदार गतिविधियों का भी जिक्र है। जी है। आमतौर पर इन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर या फन एक्टिविटी मानकर छोड़ दिया जाता है, मेन सिलेबस का हिस्सा नहीं माना जाता। हाँ, ये एक आम धारणा है। तो सोचने वाली बात यह है, कहीं ऐसा तो नहीं कि गणित की असली खूबसूरती उसकी मुश्किल समस्याओं में नहीं, बल्कि इन खेलों और पहेलियों में छिपी है। दिलचस्प ख्याल है। शायद जब हम गणित के साथ खेलते हैं, जब हम नियमों से बंधे बिना पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हम उसके सबसे क्रिएटिव और फंडामेंटल रूप को छू पाते हैं। हो सकता है गणित को सीरियसली लेने का सबसे अच्छा तरीका उसे एक खेल की तरह